नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरो एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जितने भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, अगर वो टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ अपने YouTube चैनल जागरो एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट टॉप 10 करंट अफेयर्स से जुड़े हुए। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट ऑफ द डे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बीइंग पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑलवेज गिव इट योर ऑल, दैट इज़ द की टू सक्सेस। तो दोस्तों, ज़्यादा कहने की बात तो है नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे दिल और जान लगाकर, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी उत्साह के साथ आप उसमें अपना सब कुछ लगा दें, यानी कि जी तोड़ मेहनत करें, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए टी.एस. त्रिमूर्ति, बी सैयद अकबरुद्दीन, सी विजय केशव गोखले और डी एस जयशंकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें सैयद अकबरुद्दीन की, तो ये पहले थे, यानी कि टी.एस. त्रिमूर्ति से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से राजदूत थे। विजय केशव गोखले की बात करें तो ये विदेश सचिव हैं। और दोस्तों, बात करें एस जयशंकर की, तो ये विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, टी.एस. त्रिमूर्ति को नेक्स्ट एम्बेसडर यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में। और दोस्तों, इसी के साथ बात करें किसका स्थान लेंगे, सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। यूनाइटेड नेशंस की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी पीयूष गोयल, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी रमेश पोखरियाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं। और दोस्तों, इन्होंने ही पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बात करते हैं दोस्तों हर्षवर्धन की, तो इनके पास 2 मंत्रालयों का प्रभार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। पीयूष गोयल की बात करें दोस्तों, ये रेलवे मिनिस्टर हैं। और रमेश पोखरियाल की बात करें दोस्तों, तो ये एचआरडी मिनिस्टर हैं। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एमआईबी यानी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसी के साथ दोस्तों, इनके पास एक और प्रभार है, ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो दोस्तों, इसी के तहत इन्होंने जो फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ है जर्मनी में 28 अप्रैल को, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और दोस्तों, जर्मनी के द्वारा 2010 से होस्ट किया जा रहा है। और इस बार ये पहला फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग था, यानी कि पहला जलवायु संवाद था जो कि वर्चुअली हुआ, यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोस्तों, इसी के साथ बात करें, इसमें पूरे हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशंस किए गए, किसको लेकर, जलवायु को लेकर, और उससे जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी हैं उससे जुड़े हुए सारे मुद्दों पर बातचीत की गई और उनको सभी के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड कराया जाए, इस पर मुख्यतः चर्चा की गई। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 नमूना परीक्षण के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया है? तो कौन से स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया है? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी बड़ोदरा, सी बेंगलुरु और डी अगरतला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी यानी अगरतला कैपिटल सिटी है ये दोस्तों। और स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने कोविड-19 जो सैंपल टेस्ट लेने थे उसके लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, ये जो पहल शुरू की गई है ये म्यूनिसिपल कमिश्नर अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उसी के साथ ही वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अगरतला स्मार्ट सिटी के, उनके द्वारा ये पहल को शुरू किया गया है। और दोस्तों, बात करें इसके तहत जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई
जो इस्तेमाल करते थे सैंपल लेने के लिए, उसकी जो खपत थी या उसका जो वेस्टेज था उसमें मदद मिलेगी। अब इस कियोस्क को एक 3 व्हीलर व्हीकल पर माउंट किया गया है, यानी उस पर लगाया गया है, और ये नेविगेट कर सकेगा लेंस, नैरो लेंस के थ्रू, और सहायता करेगा जो सैंपल हैं जो हमको उसके लिए लेने हैं टेस्टिंग के लिए, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, उसमें सहायता करेगा दोस्तों। यानी कि किसी भी तरीके का फिजिकल टच नहीं हो पाएगा और इसको आसानी से सैंपल लेकर इसकी सुनिश्चितता की जाएगी कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग की जाए। बात करें दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। चीफ मिनिस्टर की बात करें विप्लव कुमार देव हैं और गवर्नर हैं रमेश बैस। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, माइकल रॉबिन्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक डैश थे। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए फुटबॉलर, बी क्रिकेटर, सी एक्टर और डी पॉलिटिशियन। तो दोस्तों एक फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये काफ़ी सारे क्लब्स के लिए फुटबॉल इन्होंने खेला है। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों बात करें माइकल रॉबिन्सन के करियर की, तो इन्होंने काफ़ी सारे जो क्लब हैं फुटबॉल क्लब उनके लिए खेला है, जिसमें से मुख्यतः इन्होंने लिवरपूल स्क्वाड उसके लिए खेला, उसको लीग टाइटल दिलाया। यूरोपियन कप और लीग कप इन्होंने खेला किसके लिए, रेड्स के लिए 1983-84 में। इसके अलावा इन्होंने प्रेस्टन, मैनचेस्टर सिटी, ब्रिंगटन एंड क्वीन पार्क्स रेंजर क्लब, इनके लिए भी इन्होंने खेला। और इन्होंने अपने जो करियर की समाप्ति की वो ला लीगा क्लब ओसासुना है, जो स्पेनिश फुटबॉल टीम का था क्लब, उसके लिए इन्होंने लास्ट मैच खेला था। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों फीफा की, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों वो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल जागरो एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स टॉप 10 करंट अफेयर्स से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक के कर्मचारियों ने तय किया है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड में 9.85 करोड़ का दान करना है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं ए नाबार्ड, बी एसबीआई, सी एक्जिम बैंक और डी कैनरा बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाबार्ड। तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों बात करें नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इनके एम्प्लॉय ने एक डिसीजन लिया है कि ये पीएम केयर्स फंड में 9.85 करोड़ का डोनेशन देंगे। और दोस्तों बात करें इस डेवलपमेंट बैंक की, तो इसमें 3,554 एम्प्लॉयज़ हैं और वो इस अमाउंट को अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों। इसी के साथ ही बात करें पीएम केयर्स फंड की, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, जो कि पीएम केयर्स फंड है, और इसकी स्थापना यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मार्च को की गई, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी को डोनेट किया जा सके और इस महामारी से लड़ने में जो आवश्यक कदम है उनको उठाया जा सके। बात करें दोस्तों नाबार्ड की, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। दोस्तों इसी के साथ ही आपको कमेंट में करके बताना है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस योजना के तहत की गई, यानी जो प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग, किस योजना आयोग के तहत की गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता जवाबदेही में डैश स्थान पर है, यानी कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके द्वारा बताना है कि भारत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में कौन सी रैंक पर है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं 50वीं, 51वीं, 53वीं और 55वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 53rd, यानी 53वीं रैंक पर है। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की, इसके द्वारा ये सर्वे कराया गया और इसमें 117 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिसमें भारत की रैंक थी 53rd। दोस्तों इसमें बजट से संबंधित जो बजट प्रोसेस हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया उसमें फंड को कहाँ इस्तेमाल किया गया और किस किस तरीके में उसको अप्रूव किया गया,
इस सभी को लेकर एक सर्वे कराया गया IBP के द्वारा दोस्तों। और इस बात करें इसके जो एवरेज स्कोर था, जो ग्लोबल एवरेज स्कोर था वो 45 था, और भारत ने इसमें अच्छा स्कोर किया है जिसमें उन्होंने 49 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 49 उन्होंने स्कोर किया है। बात करें इसी के लिए कि किस राष्ट्र ने इसमें टॉप किया है, तो दोस्तों वो है न्यूजीलैंड। उन्होंने 100 में से 87 स्कोर किया है और इसी के साथ वो पहले स्थान पर है। यानी कि जो उनका बजट प्रोसेस था उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रही। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अपने वीडियो सेशन को दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं A अरविंद सक्सेना, B अजय कुमार, C राजीव कुमार और D रजनीश कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C राजीव कुमार, जो कि पहले वित्त सचिव थे, अब इनको PESB के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें दोस्तों अरविंद सक्सेना की, ये UPSC के चेयरमैन हैं। अजय कुमार की बात करें दोस्तों तो ये रक्षा सचिव हैं यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और रजनीश कुमार की बात करें तो दोस्तों ये SBI के चेयरमैन हैं। तो आइए जानते इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार यानी कि वित्त सचिव थे पूर्व, उनको अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष किसके रूप में? पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB के रूप में, जो उनका अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। ये जो डिसीजन लिया गया है दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको नरेंद्र मोदी जी लीड करते हैं यानी कि मुख्य हैं वो, उन्हीं के द्वारा इसका डिसीजन लिया गया है। और इस PESB चेयरमैन पर ये दोस्तों 3 साल के लिए बने रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, BFI द्वारा मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत पुरुषों की डैश मेजबानी खो देता है? ऐसी कौन सी चैंपियनशिप थी जिसकी मेजबानी भारत के हाथ से फिसल गई है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं A वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, C वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और D वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि अब भारत के हाथ से फिसल गई है। अब इसकी जो मेजबानी है वो सर्बिया को दे दी गई है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों बात करते हैं AIBA की, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जिन्होंने इस जो चैंपियनशिप थी 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, भारत इसको होस्ट करता, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश यानी कि उनको दिसंबर मंथ में भुगतान करना था, और जो कि भारत की तरफ से नहीं किया गया। इस वजह से ही अब इसकी जो मेज़बानी है वो किसको दे दी गई है? सर्बिया को दे दी गई है। और दोस्तों इसके लिए भारत का जो एग्रीमेंट हुआ था 2017 में हुआ था, और जो वहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुस्ताशा ने, उन्होंने अब ये सर्बिया को दे दिया है। और सर्बिया को उन्होंने थोड़ा प्रेज भी किया है कि वहाँ पर बहुत सारे जो सुविधाएं हैं यानी फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं, जैसे एथलीट्स के लिए वहाँ पर काफ़ी अच्छे इवेंट्स हैं, कोचेस हैं और ऑफिशियल्स हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बॉक्सिंग फैंस भी हैं सर्बिया में। इस वजह से उन्होंने सर्बिया को इसकी मेज़बानी सौंप दी है। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए भारत को, अब क्योंकि इसका कैंसिलेशन हो गया है और कैंसिलेशन पेनल्टी के रूप में $500 की भी भुगतान करना होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों वह लोसाने स्विट्जरलैंड में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आवास और शहरी विकास निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं A दीपक गुप्ता, B शिवदास मीणा, C शशि शंकर और D पंकज पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B शिवदास मीणा। शिवदास मीणा को हुडको यानी कि आवास और शहरी विकास निगम का मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें दीपक गुप्ता की, तो दोस्तों ये फॉर्मर CGI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और शशि शंकर की बात करें दोस्तों, तो जो शशि शंकर हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के CMD हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और दोस्तों बात करें पंकज पटेल की, तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक नज़र डाल लेते हैं।
बात करें शिवदास मीणा की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इनको अब हुडको का CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी थे और अब इनको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का यानी हुडको का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने पूरे देश में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं A IFSCA, B FSCA और C AFC और D IIFS। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा IFSCA मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं एक बार। तो दोस्तों बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की स्थापना की गई है। एक उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया 27 अप्रैल को और उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय होगा दोस्तों गांधीनगर गुजरात में और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी ये उन सभी को रेगुलेट करेगा यानी विनियमन उनका करेगा। दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर्स में IFSC रेगुलेट करता था सभी को, लेकिन इसमें बहुत सारे रेगुलेटर्स थे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ये सब अपने अपने क्षेत्र में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती थी या सर्विसेज थी उन सबको रेगुलेट करते थे। लेकिन अब IFSCA के स्थापना के साथ ही अब इन सब पर ये मुख्य रूप से रेगुलेट करने का कार्य करेगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं IFSC अथॉरिटी बॉडी जो है इसके लिए एक चेयरमैन चुना जाएगा और एक मेंबर चुना जाएगा दोस्तों SEBI, RBI, IRDA और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और इसी के साथ 2 मेंबर होंगे केंद्र सरकार से और उनमें से कुछ फुल टाइम होंगे और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की जो स्थापना की गई है एक सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।